ओके, तो लास्ट क्लास में हम आरआरबी जेईई से रिलेटेड जो जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, उसमें हमारा कितना सेट है, थर्ड सेट यहाँ फाइनल हो चुका था, ये हमारा फोर्थ सेट है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए रेलवे जेईई का है आपका, आरआरबी जेईई स्टेज फर्स्ट सीबीटी एग्जाम यहाँ पे जो आपका पेपर हुआ था। ठीक है, उस पर रिगार्डिंग हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। फोर्थ नंबर प्रैक्टिस सेट था। क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब एथेनॉल को क्या कर सोडियम के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल के सोडियम के साथ एथेनॉल का जो फार्मूला होता है, ये होता है C2H5OH। ठीक है, इसको आप सोडियम यानी कि 2Na यहाँ पे सोडियम साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये जो बनता है C2H5ONa। ठीक है, और ये क्या बनता है आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यही भी आपको पूछ रहा था कि कितना, देखिए 2 कार्बन यहाँ पे, 4 कार्बन ये, और 10 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 2 12 हाइड्रोजन। और सोडियम आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो सोडियम भी ये हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन यहाँ पे, 10 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बनेगा आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये आपका होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको यही आपको पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में कि कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था, बहुत इजीली था। बस ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो आपके ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, वहाँ से पूछा गया था कि इथेनॉल को अगर आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस बनता है। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है कि ये है कि मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी किस वजह से प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है मिट्टी से जड़ों के रेशों में। ठीक है, अगर मिट्टी के जड़ों के रेशे में पानी किस वजह से आपका यहाँ प्रवेश करती है, तो किसके वजह से होती है, परासरण की वजह से। ठीक है, जो परासरण होगा इसके वजह से यहाँ पे आपका प्रवेश करती है। ठीक है, जो ये आपका परासरण होता है, ये क्या होती है, ये एक विसरण क्रिया होती है। ठीक है, विसरण क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाली घोल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर सांद्रता A और सांद्रता B वाली घोल है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक अर्धपारगम्य, यहाँ पे ये आपका ये अर्धपारगम्य जो आपकी क्या होती है झिल्ली यहाँ पे लगी होती है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली है जो लगी होती है, तो इसके बीच में क्या होता है, ये घोल ये है, ये घोल होती है, इसके बीच में क्या होता है, एक विसरण क्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या होता है, परासरण होता है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, जो 6 होगी ये आपकी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये आपकी गैसें आती हैं। फर्स्ट जो आपका आता है, ये आता है CO2। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CARBON कार्बन डाई, ये आपका क्या होता है, ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा आपका होता है, ये होता है मेथेन, CH4। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथेन। तीसरा होता है आपका HFC। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये होता है आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। चौथा जो आता है आपका, ये आता है, ये आपका आता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा। पांचवा होता है आपका PFC। ठीक है, PFC। ठीक है, PFC इसको बोलते हैं पर फ्लोरोकार्बन, यहाँ पे ये होता है। ठीक है, पर फ्लोरोकार्बन ये होता है। ठीक है, छठवा होता है HF6। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, हेक्साफ्लोराइड। तो ये हो जाएगा आपका 6 जो होगा यहाँ पे। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी होती है, 6। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन होता है, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, पर फ्लोरोकार्बन होता है, PFC होता है। ठीक है, और ये होता है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से 6 जो होगा आपका ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अगला देखिए यहाँ पे कि 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम कई बार देख चुके हैं, श्रेणी क्रम और आपका समांतर क्रम में। तो यहाँ पे आपको जो R इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे तो 1 ओम का है। ठीक है, तो मतलब 4 है यहाँ पे, यानी कि R1 का वैल्यू कितना है, 1 ओम है। ठीक है, और यहाँ फिर R2 का वैल्यू कितना है, ये भी 1 ओम है। ऐसे R3 का वैल्यू कितना, 1 ओम है। ठीक है, उसके बाद R4 का वैल्यू क्या है, 1 ओम है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब क्या करें, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। आर इक्विवेलेंट यहाँ पे 4 ओम आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है, ठीक है, वो मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता है, ठीक है। मतलब जोड़े मतलब दो एक साथ में दो, ठीक है। ऐसा कौन है जिसमें से नहीं पाया जाता है? तो भाई आँख है, ये इंसान में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, यानी कि एक जोड़ा होता है। फेफड़ा भी आपका 2 होता है, गुर्दा भी 2 होता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, मुंह क्या होता है, एक ही मुंह होता है, पूरा ये जो चेहरा है वो एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर हो जाएगा। जो मुंह होगा ये क्या होता है, इंसान में एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़े में नहीं होते हैं, एक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बीमारी है जो विषाणु जनित है, ठीक है। तो विषाणु जनित के बारे में हम पिछली जो सेट में भी देखे थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि विषाणु जनित क्या था, खसरा। वहाँ पे हम देखे थे खसरा जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका विषाणु जनित होता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन के जो है आपको यहाँ पे घुमा फिरा कर पूछा गया अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो विषाणु जनित ये आपका जो है होता है खसरा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये ठीक है। और ये क्या होता है, ये इंसान की जो नाक होता है उसमें आपका श्वास के द्वारा ये होता है, ठीक है। ये नाक के श्वास के द्वारा ये आपका फैलता है, ठीक है। ये खसरा जो होता है, ठीक है। और ये विषाणु जनित एक रोग होता है। और इसमें क्या होता है, जब इंसान जब इसका जो खसरा रोग होता है तो उसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का 3 से 4 दिन में क्या होता है, 3 से 4 दिन में जो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो व्यक्ति होता है उसके शरीर पे जो है, शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, शरीर पर यहाँ पे लाल लाल जो है आपके दाने हो जाते हैं, ठीक है। लाल लाल दाने हो जाते हैं इस बीमारी में, जो आपका खसरा जो बीमारी है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे कि ये आपका विषाणु जनित होता है, नाक के द्वारा, सांस के द्वारा 3 से 4 दिन में क्या होता है, लाल लाल दाने उसके शरीर पे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, वो आपका आंसर हो जाएगा खसरा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक दांतों में आवर्धिक प्रतिबंधों को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? तो किस प्रकार करते हैं, अवतल दर्पण। इसको कई बार देख चुके हैं, कई बार हम सेट में देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो लाइट की जो हमारा जो हम क्लास में पढ़ाएं जाके चाहें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रंथि हो जाएगा, ये होगा आपका ग्रंथि, ठीक है। कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी थाइमस ग्रंथि होती है वो क्या होती है, आपकी यौवन तक सक्रिय होती है, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। और ये जो थाइमस ग्रंथि होती है किसमें होती है, जो आपका वक्ष होता है, ठीक है, वक्ष होता है, उसमें आपका जो हृदय होता है, हृदय से आपके आगे ये होता है, ठीक है। हृदय से आगे ये होता है आपके थाइमस ग्रंथि, ठीक है। इसको याद रखेंगे, आगे होता है थाइमस ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके यौवन का क्या होता है, थाइमस ग्रंथि, ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है, ठीक है। जो वृद्धावस्था आता है तो ये आपका जो है लुप्त हो जाता है। तो इस तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ये फर्स्ट ए से समान आवर्त से संबंधित है, ठीक है। तो फर्स्ट ए के समान आवर्त से संबंधित कौन है, आपको पता है कि फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, ठीक है। ये जो होता है आपका समूह के, ये जो आपका होता है फर्स्ट ए, ये और ये दोनों क्या होता है, ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। क्या होता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट ये होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ए में आपका आता है, इसमें क्या आता है आपका, ये आता है हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, उसके बाद से आता है सोडियम, ठीक है, उसके बाद से पोटेशियम, और यहाँ पे सीजियम, उसके बाद से आता है फ्रेंसियम, ठीक है। इसी तरह से आपका ये है ये आपका सेकेंड ए के, जो सेकेंड ए का होता है ये क्या होता है, बेरिलियम, ठीक है, उसके बाद से मैग्नीशियम, उसके बाद से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, उसके बाद से रेडियम, Ra, ये आता है आपका, ठीक है। ये दोनों आपके क्या होते हैं, ये जो आपके फर्स्ट वाले होते हैं ये आपके एल्कली मेटल होते हैं, ठीक है। ये होता है एल्कली मेटल, ठीक है। और ये जो आपका होता है ये एल्केलाइन अर्थ मेटल होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल होता है, ठीक है। इसको मृदा क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। अब ये आपका जो एस है, यही आपको पूछ रहा था कि समूह फर्स्ट ए के जो समान आवर्त से संबंधित दो आपके यहाँ पे तत्व हैं, ये आपके क्या होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें, देखेंगे और ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखें तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, इसमें से आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था, ठीक है। इसे पीरियोडिक टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है केमिस्ट्री में अगर देखें तो इसको हम जैसे भी ये खत्म होगा तो आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से हम वहाँ पे समझाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि 2 इसमें होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस की जो खोज किसने किया था, सीले ने किया था। सीले नामक जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने किया था ऑक्सीजन जो आपका गैस था इसको, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित यहाँ पे रोग नहीं है, ठीक है। तो बीजोजनित रोग नहीं, इसको बताना कि चावल के दाने के आवरण का सड़ जाना, ठीक है। आलू में होने वाला मौजेक रोग, ठीक है। गन्ने की लाल सड़न, गेहूं के दाने का आवरण गिर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आलू में होने वाला जो मौजिक रोग होता है ये क्या होता है, एक बीजोजनित रोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें ये आपका बीजोजनित रोग नहीं होता है। ये पूछा था कौन सा जो बीजोजनित रोग नहीं है, तो आलू में जो मौजिक रोग होता है ये आपका जो होगा वो बीजोजनित रोग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादों के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादन के साथ साथ क्या होती है, यहाँ पे आपकी जो है आपका ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। इस तरह के जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को तो क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप मेथेन को वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है, ऊष्मा। तो यही आपको पूछ रहा था कि अभिक्रिया में क्या होता है, आपको उत्पाद के साथ साथ क्या बनता है, इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन ये 2 ऑक्सीजन ये 4, ठीक है, बैलेंस है। तो आप मेथेन को यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ ऊष्मा यहाँ पे उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर इजिली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है कि कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आकाश क्यों नीला दिखाई देता है। तो क्या होता है यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन नंबर सी में कि जो श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश में जो नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत क्या होती है, निम्न होती है। इस कारण क्या होती है, आकाश जो है आपका नीला दिखाई देता है, ठीक है। ये जो आपका आकाश का नीला दिखाई देना ये किसका आपका घटना होता है, प्रकीर्णन, ठीक है। एक आपका होता है प्रकीर्णन, ठीक है। इसका घटना होती है इसमें कि आपका आकाश का नीला दिखाई देना, या जो सूर्य होता है डूबता सूर्य या उगते सूर्य को जो होता है उस समय आपको लाल दिखाई देना, ठीक है। ये आपका जो है लाल दिखाई देना जो आपका सूर्य का होता है, तो ये भी आपका क्या होता है, प्रकीर्णन घटना होता है, ठीक है। दूसरा फर्स्ट ये आपका हो जाएगा आकाश नीला दिखाई देना। तीसरा एक और होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं उस समय आपको आकाश किस तरह दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। अंतरिक्ष में जो आपके आकाश होता है वो आपका क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। तो एक ये भी आपका जो है प्रकीर्णन की घटना होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाए, आकाश का नीला क्यों नहीं दिखाई देना, कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य यहाँ पर अपेक्षाकृत निम्न होता है, इसलिए यहाँ पे आपका जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अम्लीय विलयन में फिनाप्थलीन का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो अम्लीय विलयन में जो आपका फिनाप्थलीन का जो रंग होता है ये हमेशा रंगहीन होता है, ठीक है, रंगहीन होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जब हम पीएच वैल्यू पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे एक टेबल आता है, ठीक है। टेबल आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको अम्लीय विलयन और यहाँ पे क्षारीय विलयन करके होगा, उसमें आपका जो है फिनाप्थलीन है, लिटमस है, इस तरह के जो भी आपके जो वहाँ पे आते हैं, ठीक है, कि किस तरह से उसका रंग कैसा होगा, कि लिटमस के पेपर का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ पे आप फिलहाल याद रख लें कि आपको अम्लीय विलयन में फिनाप्थलीन का रंग किसा दिखाई देता है, रंगहीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी है हम नेक्स्ट जब क्लास इसका जो जिस वैल्यू देखेंगे केमिस्ट्री में वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है कि साबुन अणु में एक क्या होता है, ठीक है। तो साबुन क्या होता है इसके बारे में हम पिछले क्लास में देखे थे कि यहाँ पे क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के जो दीर्घ श्रृंखला के जो आपके वसी अम्ल होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि साबुन अणु में एक क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें कि ऑप्शन नंबर सी को कि जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुक्ष जो होता है ये आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे साबुन अणु में एक जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुक्ष होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, साबुन अणु में एक, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच, यहाँ पे आपको बताना है कि दो सतहों के बीच की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे घर्षण का अनियमितता हो, बाधाओं है, अड़चनों है, अवरोधों है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके संपर्क में रखी आने वाली दो सतह, यहाँ पे दो सतह है। ठीक है, हमारी सतह फर्स्ट है, ये सतह दो है, तो इसके बीच आने वाली जो यहाँ पे अनियमितताओं की उपस्थिति को क्या कहते हैं, घर्षण का कारण बनती है। और घर्षण बल क्या आपका कहलाता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका वस्तु एक है, ये दो है, दोनों क्या है, ये गति में है। ठीक है, दोनों गति में है, तो इसके बीच में क्या करता है, एक आपका बल यहाँ पे आरोपित होता है। ठीक है, एक फोर्स कार्य करता है जो कि क्या करता है, इन दोनों वस्तुओं की जो आपकी गति है उसको क्या करता है, जो है इसको गति को प्रभावित करता है, रोकता है। ठीक है, और तो यहाँ पे जो रोकता है यही बल क्या करता है, आपका घर्षण बल होता है। ठीक है, और जो भी ये जो घर्षण बल होता है दोनों गति क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, जो घर्षण बल होता है दोनों के गति का विपरीत कार्य करता है। तो इस तरह से ये जो आपका बल होगा ये आपका क्या होगा, घर्षण बल। तो यहाँ पे संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच जो है अनियमितताओं की उपस्थिति को घर्षण कारण यहाँ पे आपके होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। ठीक है, शक्ति इसको कहा जाता है। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे मात्रक कहें तो इसको क्या होता है, ये आपका वाट होता है। ठीक है, मात्रक जो है आपका वाट यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि पौधों के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है। ठीक है, तो पौधों के किस भाग में, यहाँ पे आपके कॉफ़ी की बात करें, अगर चाय की बात करें तो चाय किस में पाई जाती है, ये पत्ती से पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे कॉफ़ी पूछ रहा है आपका, तो कॉफ़ी किससे होते हैं, ये आपकी फली से पाई जाती है। ठीक है, जो फली इसमें जो होता है आपका चाय में क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, निकोटीन। और इसमें क्या पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ठीक है, कैफीन जो कि थोड़ा सा क्या होता है, उद्दीपक होता है। ठीक है, हमारे थोड़ा सा जो है एक्टिव कर देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैफीन। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो फली मिलती है, ये आपकी जो है होती है, पौधे किस भाग में कॉफ़ी मिलती है, तो फली में ये आपकी जो है आपकी कॉफ़ी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि न्यूट्रॉन जो है किसके अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन होता है यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अलावा सब में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये भी 1.1 होता है, 1.08 के करीब होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं में नाभिक में मौजूद होता है। जबकि इसमें आपको ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में क्या होता है, आपका 8 न्यूट्रॉन होता है, 8 यहाँ पे प्रोटॉन होता है। इसमें भी आपके 7 यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। ठीक है, प्रोटॉन भी होता है, और यहाँ पे कार्बन होता है 6 और 6 यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से सब में पाया, बाकी इसमें हाइड्रोजन में आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है इसका आंसर होगा कि न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बेरी जो किस रोग की वजह से होता है। ठीक है, जो बेरी रोग है वो किसके यहाँ पे विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, इसकी अधिकता से नहीं, यहाँ पे विटामिन बी का अधिकता ये भी नहीं होगा, विटामिन सी, इससे क्या होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, यहाँ विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होता है आपका, यहाँ पे ये आपका बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी ये आपके रोग यहाँ पे हो जाएगा विटामिन B1 की कमी के वजह से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर 20 का, बेरी किस रोग से उत्पन्न होता है, तो डी ऑप्शन नंबर होगा विटामिन B की कमी के वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट जो है क्लास में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। ठीक है, और क्या इसको आप इसके बारे में कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।